अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 है। सबसे पहले हम देखेंगे कि वारंट ऑफ अरेस्ट क्या होता है, उसके बाद कि इसकी फॉर्म क्या है, किसको डायरेक्ट किया जाता है, एग्जीक्यूट कैसे होता है, एग्जीक्यूट होने के बाद क्या प्रोसीजर होता है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। वारंट जो है यहाँ पे वो कहते हैं कोई भी कोर्ट, कॉम्पिटेंट कोर्ट जो है वो या मजिस्ट्रेट ऑथोराइज जो है वो इन फॉर्मल रिटन ऑर्डर किसी भी पुलिस ऑफिसर को या किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट के ऑफिसर को डायरेक्शन देगा कि एक किसी के फलां पर्सन को जाके आपने गिरफ्तार करना है और उस वारंट में उस पर्सन का नाम पता लिखेगा, उसके अलावा मुकदमा वगैरह या केस लिखेगा जिसमें उस पर्सन को अरेस्ट करके अदालत के सामने पेश किया जाना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें उस वारंट में मेंशन की जाएंगी। यहाँ पे वो कहते हैं कि वारंट जो है एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट के ऑफिसर को ऑथोराइज करता है कि किसी पर्सन को जाकर अरेस्ट करें और उसे अदालत के सामने पेश करें। अब यहाँ पे सेक्शन 75 हमारे पास आ जाता है, फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट। इसमें वो कहते हैं कि हर वारंट जो है जब भी कोर्ट इशू करेगी तो इन राइटिंग फॉर्म में होगा। जो कोर्ट इशू करेगी वो उसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसे साइन करेगा। उसके बाद वो कहता है कि अगर बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट्स हैं तो उनमें से कोई भी मजिस्ट्रेट उसको साइन करेगा। उसके अलावा उस वारंट पे जो कोर्ट वारंट इशू कर रही है उस कोर्ट की सील जो है, मोहर है, वो जब्त की जाएगी। आगे सबसेक्शन 2 में वो कहता है जब भी कोई वारंट इशू किया जाएगा तो उस वक्त तक वो इन्फोर्स रहेगा जब तक कि वो वारंट वही कोर्ट जो इशू करती है वो उसे कैंसिल ना कर दे या फिर वो वारंट एग्जीक्यूट ना हो जाए। केस लॉज है हमारे पास। अच्छा, केस लॉज का मकसद क्या है कि एक तो इससे हमें समझ आ जाती है, एक्सप्लेनेशन मिल जाती है, हमारे जो सेक्शन है उनकी इंटरप्रिटेशन हो जाती है। दूसरा क्या है कि अगर आपने एग्ज़ाम में केस लॉज लिखते हैं तो आपको नंबर अच्छे मिल जाते हैं। कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स वाले, जुडिशल एग्ज़ाम्स वाले, तो वो स्टूडेंट्स जो हैं उनको उनके लिए कंपलसरी होता है कि अपने हर क्वेश्चन के साथ, हर सेक्शन के साथ वो केस लॉ तैयार करें ताकि उन्हें अच्छे मार्क्स मिले। क्योंकि एग्ज़ामिनर जो हैं यूजुअली वो पूछ लेते हैं सवालों में कि जो ये क्वेश्चन है ये इस चीज़ के बारे में बताएं और केस लॉ के साथ इसे एक्सप्लेन करें। तो केस लॉ का मतलब है यहाँ पे कि हम जब उसको कोट कर रहे होते हैं तो उसका मतलब होता है कि हम उसकी इंटरप्रिटेशन, उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं। तो अब जब हम वारंट को देखते हैं तो इसमें वो कहता है कि वारंट जो है ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। ठीक है। अब इसमें पब्लिक डॉक्यूमेंट में वो कहता है कि इसकी सर्टिफाइड कॉपी जो है वो भी अगर प्रोड्यूस कर दी जाए तो वो सफिशेंट है किसी भी वारंट को प्रूव करने के लिए। फिर आगे वो कहता है कि वारंट जो है जब भी किसी पुलिस ऑफिसर को एड्रेस करके किसी भी पर्सन का दिया जाता है तो यहाँ पे वो कहता है उसमें पार्टिकुलर बताए जाते हैं। इस पर्सन को अरेस्ट करना है, उसका नाम पता लिखा जाता है, मुकदमा नंबर लिखा जाता है, केस किस में वो चाहिए, कौन से टाइम पे चाहिए, कौन सी डेट को चाहिए, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन की जाती हैं। इसी तरह अगर सर्च वारंट होगा तो यहाँ पे वो कहते हैं कि उस स्पेसिफिक थिंग, प्लेस, जिस जगह को सर्च किया जाना है उसके बारे में डिटेल्स जो हैं उस वारंट पे लिखी जाती हैं। अब आगे वो कहते हैं कोर्ट जो कम्पिटेंट होती है वो वारंट इशू करती है। कौन सी कोर्ट कम्पिटेंट होती है? जिसकी जोरिस्डिक्शन में वो केस आ रहा होता है या वो पर्सन आ रहा होता है, तो वो कोर्ट जो है कम्पिटेंट है वारंट इशू करने में, या जिस कोर्ट के पास केस सुना जा रहा है। आगे वो कहते हैं सेक्शन 75 और 76 जो है इनमें वारंट की फॉर्म जो है उसके बारे में बताया गया। वो कहता है ज़रूरी नहीं है कि वारंट जो है किसी पर्सन के अरेस्ट के बारे में सिर्फ हो। यहाँ पे वो कहते हैं कि अगर जज जो है उसके पास डिस्क्रिशन है कि उस वारंट में वो लिख सकते हैं कि फ़लाँ बंदे को एट दिस टाइम अगर वो आप अरेस्ट करने पहुंचते हैं वो मिल जाता है और सफिशेंट सिक्योरिटी जमा करा देता है और कोर्ट को मेक श्योर कराता है कि वो इस टाइम और डेट को कोर्ट के सामने पेश होगा, तो फिर उसको श्योरिटी लेकर पुलिस ऑफिसर रिलीज़ भी कर सकता है। अच्छा जी, हमारे पास आ गया सेक्शन 76 है, कोर्ट में डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन। वही बात जो हमने अभी पहले की है। अभी इसमें वो कहते हैं कि कोर्ट जो वारंट इशू कर रही है किसी भी पर्सन के अरेस्ट का, तो यहाँ पे उस कोर्ट के पास अथॉरिटी है, डिस्क्रिशन है कि वो कोर्ट अगर चाहे तो उस वारंट में ये लिख सकती है कि जब भी कोई पुलिस ऑफिसर जो ये वारंट एग्जीक्यूट करवा रहा है तो उस पर्सन को अरेस्ट करने जाता है और वहाँ पे वो पर्सन एक सफिशेंट सिक्योरिटी जो है वो सबमिट करवा देता है
तो फिर क्या उस पुलिस ऑफिसर के पास अथॉरिटी है कि वो उस बंदे को वो सिक्योरिटी लेकर फ़ौरन ही रिलीज़ कर दे अपनी कस्टडी से। अब इसमें क्या होता है कि किसी भी पर्सन को जब भी कोई ऑफिसर जाकर अरेस्ट करता है, वो पर्सन को उसको दिखाता है कि आप वारंट में लिखा गया है कि इतनी सिक्योरिटी या इतना बॉन्ड जो है इतनी वैल्यू का वो आप एग्जीक्यूट करा दो। वो बॉन्ड वो एग्जीक्यूट करवाता है, तो उसी टाइम वो पुलिस ऑफिसर उसे अपनी कस्टडी से रिलीज़ कर देगा। अब यहाँ पे क्या है, वो कहता है कि जो इंडोर्समेंट होगी कोर्ट की तरफ से किसी वारंट में, तो उसमें वो कहता है नंबर ऑफ़ श्योरिटीज़ के बारे में कोर्ट लिखेगी। उसके अलावा वैल्यू ऑफ बॉन्ड के बारे में लिखेगी कि बॉन्ड कितनी अमाउंट का जो है वो एग्जीक्यूट करवाया जाना चाहिए। उसके अलावा टाइम और प्लेस मेंशन करेगी कि किस दिन किस डेट को ये बंदा जिसको रिलीज़ कर रहे हैं ये अदालत के सामने पेश हो। आगे वो कहता है कि रिकॉग्निजेंस टू बी फॉरवर्डेड। इसमें वो कहते हैं कि जब ऑफिसर जो है जिसको वारंट डायरेक्ट किया गया है उसने कोई भी बॉन्ड लेकर उस पर्सन अरेस्टेड पर्सन को रिलीज़ कर दिया है, तो वो फ़ौरन क्या करेगा कि जो बॉन्ड वो एग्जीक्यूट हुआ है वो कोर्ट की तरफ फॉरवर्ड कर देगा। सेक्शन 77 है हमारे पास, वारंट टू होम डायरेक्टेड। इसमें वो कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि किसी एक पर्सन को, एक पुलिस ऑफिसर को वो वारंट डायरेक्ट किया जाए। यहाँ पे वो कहता है कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है कि एक या एक से ज़्यादा लोगों को वारंट जो है वो डायरेक्ट कर सकती है। इसमें वो कहता है कि अगर फ़र्ज़ करें कि वो पुलिस ऑफिसर जो है कोई भी एक से ज़्यादा जब वो पुलिस ऑफिसर्स को वारंट डायरेक्ट किया गया है, तो वहाँ से कोई एक भी बंदा जाकर वो वारंट एग्जीक्यूट करवा देता है, तो कहते हैं वो सफिशेंट होगा उन सब के बिहाफ पे कि वारंट एग्जीक्यूट हो गया। इसी तरह वो कहता है कि अगर कोई ऐसा वारंट है जिसकी एग्जीक्यूशन इमीडिएटली एग्जीक्यूशन होना ज़रूरी है, तो यहाँ पे अगर कोई पुलिस ऑफिसर अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या करेगी कोर्ट के जो रीज़नेबल बंदा कोर्ट को लगेगा कि उसको फिल फॉर वारंट जो है वो इशू कर देगी, डायरेक्शन इशू कर देगी कि फलां बंदे को जाकर अरेस्ट करके कोर्ट के सामने पेश करें। सेक्शन 78 है हमारे पास आ गया। इसमें वो कहते हैं कि वारंट में बी डायरेक्टेड टू लैंड होल्डर्स। अब वो कहते हैं कि कोई ऐसा पर्सन जैसे कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होते हैं, इश्तिहारी होते हैं, या फिर कोई जो आदि मुजरिम होते हैं, या फरार भगोड़े जो मुजरिम होते हैं वो होते हैं, या फिर कोई ऐसा मुलजिम होता है जो कि कोर्ट की प्रोसीडिंग से भाग रहा होता है, ट्रायल से भाग रहा होता है, तो यहाँ पे वो जाकर वो बंदा, वो इश्तिहारी, वो भगोड़ा मुलजिम, वो बंदा जाकर किसी भी स्पेसिफिक एरिया में, किसी स्पेसिफिक लैंड पे, किसी स्पेसिफिक जगह में जाकर छुप जाता है या पनाह लेता है या कुछ भी ऐसा है, तो वहाँ पे क्या करते हैं कोर्ट, जो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का होगा वो उस लैंड होल्डर को या फार्मर को या मैनेजर को, जिस जगह पे वो बंदे जाके छुपे हुए हैं, अब ये जगह कौन सी है जो उस मजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन के अंदर आ रही हो, ये भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या है कि उस लैंड होल्डर को, उस फार्मर को, उस मैनेजर को कोर्ट जो है वो वारंट इशू कर देती है कि कि आप ये फलां बंदा आपकी ज़मीन पे, आपकी जगह पे, आपकी प्लेस पे आके छुपा हुआ है, इसको अरेस्ट करके कोर्ट के सामने लाकर पेश करें। ये बंदा जो है ये इस नॉन बेलेबल ऑफेंस में रिक्वायर्ड है, या उस केस में, उस मुकदमे में ये रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे क्या है कि जो लैंड होल्डर है, फार्मर है या मैनेजर है, वो क्या करेगा, जब भी कोई वारंट आएगा एक तो उसको एक्नॉलेज करेगा, ठीक है, दूसरा उसको एग्जीक्यूट करेगा, अगर पर्सन उसकी जुरिस्डिक्शन में, उसकी प्लेस में है तो उसको अरेस्ट करेगा। अरेस्ट करने के बाद क्या करेगा कि वो कोर्ट में पेश करेगा या किसी भी पुलिस ऑफिसर को हैंड ओवर कर देगा। अब यहाँ पे सबसेक्शन 3 में बताया गया है कि अरेस्ट करने के बाद क्या प्रोसीजर है। इसमें वो कहते हैं किसी पर्सन जिसको अगेंस्ट वारंट इशू हुआ है, जब उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा तो फिर उस वारंट के साथ, अब वो वारंट भी और वो अरेस्टेड पर्सन भी, वो लैंड होल्डर, वो मैनेजर जो है, वो क्या करेगा, वो फार्मर जो भी है वो जाकर जो नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर है उसको जाकर वारंट और बंदा दोनों दे देंगे। अब वो अरेस्टेड पर्सन और वारंट लेकर वो पुलिस ऑफिसर कोर्ट के सामने पेश होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी सेक्शन 79 है, वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर। इसमें वो कहता है कि पुलिस ऑफिसर
ऑफिसर को कोई भी वारंट जो है वो इशू होता है, कोई डायरेक्शन इशू होती है, तो यहाँ पे वो कहता है वो पुलिस ऑफिसर किसी और पुलिस ऑफिसर को भी उसका नाम इंडोर्स करके उसे भी भेज सकता है वारंट एग्जीक्यूट करवाने के लिए। सेक्शन 80 है, वो कहता है नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट। इसमें वो कहता है पुलिस ऑफिसर या कोई भी पर्सन जिसको वारंट जो है वो डायरेक्ट किया गया है कि इस वारंट की एग्जीक्यूशन करवाएं, वो जब जाएंगे किसी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए, तो फिर वो क्या करेंगे कि जो भी उस वारंट में लिखा गया है पार्टिकुलर्स के कौन से मुकदमे में कौन से टाइम और डेट में वो बंदा रिक्वायर्ड है, वो जाकर उस पर्सन को बताएंगे और उसके अलावा उसे वो वारंट दिखाएंगे। सेक्शन 81 हमारे पास आ जाता है पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्रॉट बिफोर कोर्ट विदाउट डिले। इसमें वो कहता है कोई भी पुलिस ऑफिसर है या कोई पर्सन है जिसने कोई वारंट एग्जीक्यूट करवाया है, किसी पर्सन को अरेस्ट किया, जब अरेस्ट कर लिया तो वो कहता है उसके बाद विदाउट एनी अननेसेसरी डिले वो ले जाकर उस पर्सन को अदालत के सामने पेश करेगा। यहाँ पे वो कहता है कि वो पर्सन अदालत के सामने एज सून एज पॉसिबल पेश किया जाएगा, लेकिन विद इन 24 आवर जो है उसको पेश किया जा सकता है। आगे वो कहते हैं सेक्शन 82 है वेयर वारंट में बी एग्जीक्यूटेड। तो वो कहता है जब भी कोई वारंट इशू हो जाए तो पाकिस्तान में किसी भी जगह पे वो जाके वारंट एग्जीक्यूट किया जा सकता है। सपोज एक अदालत ने मुल्तान में वारंट इशू किया, बंदा खानेवाल में छुपा हुआ है, तो अदालत क्या करेगी कि वो यहाँ पे वारंट इशू हो गया, तो अब पुलिस ऑफिसर उसने वारंट एग्जीक्यूट करवाना है, वो खानेवाल में जाकर भी बंदे को अरेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आगे केस लॉ दिया गया है PLD 2022 लाहौर 545 है। इसमें वो कहता है कि एक वारंट जब किसी भी पुलिस ऑफिसर को इशू किया जाता है तो वो पुलिस ऑफिसर ऑथोराइज्ड होता है कि वो उस वारंट को पूरे पाकिस्तान में जहाँ पे भी वो पर्सन होगा वहाँ पे ले जाकर वो एग्जीक्यूट कर सकता है और उस पर्सन को अरेस्ट करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर सकता है। यहाँ पे वो कहते हैं जिस भी डिस्ट्रिक्ट में वो उस पर्सन को अरेस्ट करेगा उसी डिस्ट्रिक्ट का जो मजिस्ट्रेट होगा उसके पास ले जाकर उस बंदे को पेश किया जाएगा, ताकि जो उस पर्सन की जो कस्टडी है उसको रेगुलेट किया जा सके। आगे हमारे पास आ गया प्रोटेक्टिव बेल है। इसमें वो कहता है कि हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो प्रोटेक्टिव बेल जो है वो ग्रांट कर सकती है कि किसी भी पर्सन के अगेंस्ट अगर कोई वारंट इशू हुआ है उसके अरेस्ट का, और अब वारंट जब इशू हो जाता है तो उस पर्सन को कहीं पे भी, आप पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी वो पर्सन है तो वहाँ से उसे अरेस्ट कर सकते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए प्रोटेक्टिव बेल हाई कोर्ट में फाइल कर दी जाती है। प्रोटेक्टिव बेल का पर्पस क्या होता है कि कोई भी पर्सन जिसको अरेस्ट किया जाना मतलूब है तो यहाँ पे वो हाई कोर्ट से जाकर बेल ले लेता है, हिफाजती ज़मानत ले लेता है, जिसमें वो मेक श्योर करता है कि जिस भी मुकदमे में मतलूब है, जिस भी डेट को मतलूब है, वो उस डेट में अदालत के सामने पेश होगा, जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है उसके सामने पेश होगा। अब प्रोटेक्टिव बेल हमने देखी है कि यहाँ पे पिछले दिनों इमरान खान के केसेस में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा था, तो वो प्रोटेक्टिव बेल का पर्पस ही यही था कि पर्सन जहाँ कहीं पे भी उसको अरेस्ट किया जा सकता है नॉन बेलेबल ऑफेंस में। लेकिन अगर वो पर्सन जो है जिसके अगेंस्ट वारंट इशू क्यों हुआ है वो पर्सन मेक श्योर कराता है कि हाई कोर्ट से को श्योरिटी देता है कि फ़लाँ डेट में फ़लाँ मुकदमे में जो मेरी पेशी जो रिक्वायर्ड है मैं उस पर पेश होऊंगा, तो फिर उसे प्रोटेक्टिव बेल मिल जाती है। आगे सेक्शन 83 है, ये कहता है कि वारंट फॉरवर्डेड फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिस्डिक्शन। अब यहाँ पे वो कहता है कि कोर्ट के पास इख्तियार है जब भी कोई ऐसा वारंट है जिसमें पता है कोर्ट को कि ये कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर है ये बंदा, तो यहाँ पे कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो ऐसा कर सकती है कि जिस भी जुरिस्डिक्शन में वो बंदा होगा उस जुरिस्डिक्शन की अदालत को लिख दें, उस जुरिस्डिक्शन की अदालत में वो वारंट जो है वो फॉरवर्ड कर दें कि या फिर वहाँ का जो सुप्रीडेंट है पुलिस का उसको वो वारंट फॉरवर्ड कर दें कि वो अपनी लोकल लिमिट में जो वारंट है उसको एग्जीक्यूट करवाए। अब यहाँ पे सबसेक्शन 2 आ गया है, इसमें वो कहता है जिस मजिस्ट्रेट या जिस डिस्ट्रिक्ट सुप्रीडेंट के पास वो वारंट जाएगा फॉर द एग्जीक्यूशन, तो वो क्या करेगा कि उस पर इंडोर्स अपना नाम जो है वो उस पर इंडोर्स करेगा और उसके अलावा वो उसको एग्जीक्यूट करेगा उस मैनर में जो कि मैनर बताया गया हो एग्जीक्यूशन का। आगे वो कहते हैं सेक्शन 84 है हमारे पास वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिस्डिक्शन। इसमें वो कहते हैं कि जब भी कोई वारंट जो है
पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट किया जाएगा, जो कि बियॉन्ड द लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट है, जो कि उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के बाहर है जो कोर्ट वारंट इशू कर रही है। तो यहाँ पे वो कहता है कि वो ये वारंट ले जाकर इसकी इंडोर्समेंट के करवाएंगे, इधर टू द मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर के पास ले जाकर उसकी इंडोर्समेंट होगी। उसके बाद वो कहता है कि जिस भी पुलिस ऑफिसर की लोकल जुरिस्डिक्शन में आता है, उसकी इंडोर्समेंट के बाद उसकी जुरिस्डिक्शन में वो वारंट जो है वो एग्जीक्यूट करवाया जाएगा। पुलिस ऑफिसर क्या करेगा कि उस वारंट पे जो इंडोर्समेंट होगी उस इंडोर्समेंट में अपना नाम लिखेगा। उसके अलावा सफिशेंट अथॉरिटी जो इंडोर्स करेगा कि इस ऑफिसर को अथॉरिटी है कि ये इस लोकल जुरिस्डिक्शन में जाकर उस पर्सन को अरेस्ट कर सके। फिर अगर कोई असिस्टेंस रिक्वायर्ड होगी तो वो जाकर वो असिस्टेंस भी प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ गया सबसेक्शन 3 है। इसमें वो कहता है कि वे यहाँ पे वो कहता है कि अगर यहाँ कहीं पे भी ऐसा हो कि ये इंडोर्समेंट लेने के चक्कर में या इस मजिस्ट्रेट से पुलिस ऑफिसर से जो वारंट है वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकेगा और डिले हो जाएगी, वो पर्सन भाग जाएगा, उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकेगा, तो यहाँ पे उस पुलिस ऑफिसर के पास इख्तियार है कि बगैर इंडोर्समेंट के भी जाकर वो उस पर्सन को अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट। आगे वो कहता है 85 में प्रोसीजर ऑन अरेस्ट ऑफ पर्सन अगेंस्ट होम वारंट इशूड। तो यहाँ पे वो कहता है जब भी कोई वारंट अरेस्ट का एग्जीक्यूट होगा आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट जिसमें ये इशू किया गया है, तो यहाँ पे वो कहते हैं उस पर्सन को अरेस्ट करने के बाद जो मजिस्ट्रेट होगा उसके सामने, उस डिस्ट्रिक्ट के मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, या डिस्ट्रिक्ट सुप्रीडेंट जो उस लोकल लिमिट्स का होगा उसके सामने उस पर्सन को पेश किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेक्शन 86 है, प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट बिफोर whom पर्सन अरेस्टेड इज ब्रॉड। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि कोई भी मजिस्ट्रेट है या डिस्ट्रिक्ट सुप्रीडेंट है, जब कोई भी पर्सन जिसको अरेस्ट किया गया हो उनकी जुरिस्डिक्शन में, तो उसको उसके सामने पेश किया गया हो, तो यहाँ पे वो कहता है कि वो इसकी कस्टडी वो ये डायरेक्शन दे सकते हैं फॉर हिज रिमूवल इन कस्टडी टू सच कोर्ट। इसके बाद वो कहते हैं प्रोवाइजो दी गई है, वो कहता है कि अगर बेलेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस नहीं है और उसमें वो विलिंग है कि वो सिक्योरिटी जो है वो एग्जीक्यूट करवाता है, बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाने के विलिंग है वो पर्सन जिसको अरेस्ट किया गया है, तो यहाँ पे वो कहता है कि वो सफिशेंट सिक्योरिटी लेकर वो उस वारंट पे लिख देगा और उसके बाद उस पर्सन को रिलीज़ कर दिया जाएगा। फिर जब भी वो पर्सन रिक्वायर्ड होगा वो कोर्ट को उस टाइम और प्लेस में कोर्ट के सामने पेश होगा। अब ये बॉन्ड और सिक्योरिटी लेने के बाद जो डिस्ट्रिक्ट सुप्रीडेंट है या मजिस्ट्रेट जो है वो क्या करेंगे कि जिस कोर्ट ने वो वारंट इशू किया है उस कोर्ट की तरफ वो बॉन्ड और के साथ वो वारंट भिजवा देंगे। नेक्स्ट अब हमारे पास आ गया फर्दर प्रोवाइजो है। इसमें वो कहता है, ये आगे कहता है कि अगर ऑफेंस जो है नॉन बेलेबल है और वारंट के ऊपर कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि जब भी कोई पर्सन अरेस्ट होगा तो वो सफिशेंट श्योरिटी बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाकर उसे रिलीज़ किया जा सकता है, तो फिर यहाँ पे वो कहता है उस डिवीजन का जो सेशंस जज होगा या उस सेशन डिवीजन में, तो यहाँ पे उसके पास इख्तियार होगा कि उस पर्सन को सुनकर अगर उन्हें लगता है रीज़नेबल तो उसको इंटरम बेल जो है वो ग्रांट कर दें ऑन सच बॉन्ड और सिक्योरिटी जो कि सेशंस जज को लगता है कि ये सफिशेंट है, और फिर उसको बाउंड करें कि वो जिस कोर्ट ने वारंट इशू किया है उस कोर्ट के सामने वो पेश होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ गया सेक्शन 86A है। इसमें वो कहता है प्रोसीजर फॉर रिमूवल इन कस्टडी टू ट्राइबल एरिया। अब सेक्शन 86A में वो कहता है कि किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर लिया गया अंडर सेक्शन 85, तो यहाँ पे वो कहता है कि अगर ट्राइबल एरिया में उसको रिमूव करना है तो उससे पहले जो उस एरिया का जहाँ से उसे अरेस्ट किया गया है उसके मजिस्ट्रेट के सामने उस पर्सन को पेश किया जाएगा। पेश करने के बाद कि वो कहते हैं कि उस मजिस्ट्रेट के पास जुरिस्डिक्शन है कि कोई भी अगर एविडेंस दी गई है तो उस एविडेंस को सुन के वो रिकॉर्ड कर सकता है, या फिर कोई अगर ऑफेंस उसने कमिट किया है तो उस ऑफेंस का जो चार्ज है वो उस पर फ्रेम कर सकता है। अब अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि जो अरेस्टेड पर्सन है एविडेंस लेने के बाद कि वो इसने ये ऑफेंस कमिट किया है, तो यहाँ पे क्या है कि वो उस पर्सन की रिमूवल जो है अरेस्टेड पर्सन का रिमूवल उसकी डायरेक्शन दे सकता है उस ट्राइबल एरिया में।
सो दिस इज़ एंड ऑफ माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।